Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that's about the Mughals. Learning objective: Mughals ancestry, succession in the empire and the administration and the court. Establishment of empire relations with other rules and revenue system. Last ruler of Delhi Sultanate Ibrahim Lodi was defeated by Babur in first battle of पानीपत in 1526. तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लास्ट दिल्ली सल्तनत के जो सक्सेसर थे, राजा थे, वो पानीपत की लड़ाई में हार गए थे, पहले पानीपत की लड़ाई में हार गए थे 1526 में. द विक्ट्री ऑफ बाबर लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया. और बाबर की जीत से शुरुआत हुई मुगल डायनेस्टी की. द मुगल रूल मैनेज टू क्रिएट अ वास्ट एम्पायर एंड रिमेन इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और काफ़ी टाइम तक राज किया. द फर्स्ट 6 मुगल्स किंग्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रेट मुगल्स. तो जो पहले शुरुआत के जो 6 किंग्स थे, इनको ग्रेट मुगल्स कहा गया. मुगल्स एंसेस्ट्री: द मुगल वर द डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट डायनेस्टी. मुगल जो थे वो 2 बड़ी डायनेस्टी से बने थे फ्रॉम देयर मदर साइड्स, एंड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ गहनीज खान, वाइल देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ आमिर तैमूर. तो इनकी जो मदर साइड थी वो गहनीज खान साइड से थी, ठीक है, और जो इनके फादर की साइड थी वो अमीर तैमूर के साइड से थी. तो दोनों साइड से जो इनकी फैमिली थी वो डिसेंडेंट थी, मतलब वो रॉयल फैमिलीज रही. गहनीज खान वॉज मंगोल हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, वाइल तैमूर वॉज द रूल ऑफ ईरान एंड इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की. ठीक है, तो जो इनके गहनीज खान थे वो चाइना में उन्होंने काफ़ी, सेंट्रल एशिया में काफ़ी उन्होंने राज किया, और जो तैमूर थे उन्होंने ईरान, इराक जो आज तुर्की है वहाँ पे रूल किया. Establishment of the empire: Zahiruddin Muhammad Babur ascended the throne of Farghana in 1494 when his father died accidentally. जब जो मोहम्मद बाबर थे उनके फादर की एक्सीडेंटली डेथ हुई तो उनको बनाया गया फरघाना का राजा 1494 में. फरघाना वॉज अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में इनका छोटा सा वो था, राज था. ही सक्सीड हिज फादर एट द एज ऑफ 12 एज. उस टाइम पे जो इनकी एज थी वो 12 साल थी. इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर ही इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स. उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए 5 बार इंडिया पर हमला किया. इन द 5th एक्सपेडिशन ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526 एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा. तो 5वीं बार में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पे लिया कंट्रोल. बट द डिसिसिव बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संगा ऑन 16 मार्च 1527 एट विलेज खंडवा नियर आगरा. फिर उसके बाद एक और बैटल लड़ा गया, किसमें, बाबर में और राणा में, जो कि था 16 मार्च 1527 को आगरा के आसपास खानवा विलेज में किया गया. राणा सांगा वॉज द किंग ऑफ मेवाड़. राणा सांगा थे मेवाड़ के राजा. ही वॉज द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ द पीरियड, और वो बहुत बड़े राजपूत किंग थे. इन दिस बैटल राणा सांगा वॉज डिफीटेड. यहाँ पे राणा सांगा हारे गए. आफ्टर दिस बाबर बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया. अब पूरे नॉर्थ इंडिया में वो फैल गया बाबर. इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी. उसने राजपूतों को हराया चंदेरी में. इन दिस वे ही एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर द पंजाब, दिल्ली, गंगेटिक प्लेन एज फार एज बिहार. तो पंजाब से लेके बिहार, गंगेटिक प्लेन, दिल्ली तक उसका राज हो गया. शेरशाह सूरी 1540-45 कॉन्क्वर्ड मालवा, राजपूताना, मुल्तान्स, सिंध एंड पंजाब ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हीज रेन. तो छोटे से समय के टाइम में, 5 साल के पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने मालवा को, राजपूताना, मुल्तान्स को एंड सिंध, पंजाब को हराया. ही डाइड इन एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर इन 1545. एक गन पाउडर के एक्सप्लोजन में उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई. ही इज रिमेंबर्ड एज द वन ऑफ द एल्बेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया. तो उनको काफ़ी अच्छा रूलर माना जाता है मेडिवल इंडिया का. ही सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉलोड द ग्रैंड ट्रंक रोड विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. इट रन्स फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर. ठीक है, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड फॉलो करता था फ्रॉम मॉडर्न, जो मॉडर्न पीरियड में बना था, और ये चलता था कोलकाता से पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है. देन सक्सेशन इन द एम्पायर: इन द मुगल्स फॉलोड द कॉपर किनरी रूल ऑफ इनहेरिटेंस. तो मुगल्स में क्या था कि इनहेरिटेंस था. इन दिस इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड अमंग ऑल द सन्स. तो जो भी पिता है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका जितना भी राज्य है, वो फिर बेटे में बराबर बराबर बांटा जाएगा. दिस सिस्टम वॉज फॉलोड बाय मुगल्स एंड द तिमूरिड्स. तो ये जो सिस्टम था ये मुगल्स और तिमूरिड्स के द्वारा चलाया जाता था. दे डिड नॉट बिलीव इन द primogeniture rule, a system of inheritance in which the eldest son inherits his father's state of succession. ठीक है,
तो इनका मानना था कि जो बड़ा बेटा था, इनका ये मानना था कि जो बेटे हैं वो उनको सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। रिलेशंस विद अदर रूलर्स, एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ज्वाइन देम वॉलंटरीली। तो जैसे जैसे मुगल्स बहुत पावरफुल बने तो बहुत सारे रूलर्स ने इनको ज्वाइन किया। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन रूल द मुगल स्पेशली अकबर एंड जहांगीर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत। तो जैसे जैसे ये ओवर इनकी पोजीशन को स्ट्रेंथ मिली तो वैसे वैसे मुगल में स्पेशली अकबर में और जहांगीर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, यानी राजपूत से मैट्रिमोनियल शादी के अलायंसेस किए, शादियाँ की राजपूतों में। अकबर मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भरमल ऑफ एम्बर जयपुर। तो अकबर ने जो राजा भरमल की बेटी थी उनसे शादी की। आफ्टर दिस अदर राजपूत फैमिलीज फॉलोड द पाथ ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द मुगल्स एंड गॉट हाई पोजीशन इन द एम्पायर। ठीक है, इसके बाद कई राजपूत फैमिली ने जो मुगल्स थे उनमें शादी की और अच्छी अपने एम्पायर में अपनी अच्छी पोजीशन पाई। जहांगीर मैरिड अ राठौर प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत किंग ऑफ और मारवाड़, ठीक है, जोधपुर। तो जहांगीर ने की जो राजपूत किंग की बेटी थी उनसे राठौर प्रिंसेस थी वो, और मारवा के जोधपुर की प्रिंसेस थी। Many Rajput king did not accept matrimonial alliances with the Mughals। कई राजपूत किंग ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया मुगल्स के मैट्रिमोनियल अलायंस को, मतलब शादी के उसको समझौते को। द सिसोदिया राजपूत डिड नॉट एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिसोदिया राजपूत ने बिल्कुल भी मुगल अथॉरिटी को वो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। लेटर दे वर डिफीटेड बाय द मुगल्स, और बाद में वो मुगल्स के द्वारा हारे गए। बट द मुगल्स ट्रीटेड देम विद ऑनर एंड रिटर्न देयर लैंड्स वतन एज असाइनमेंट वतन जागीर। ठीक है, तो उन्होंने बाद में जो सिसोदिया राजपूत थे वो हारे गए मुगल से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगल्स ने उनको अच्छे से ट्रीट किया और जो भी उनकी लैंड थी, जो भी उनकी चीज़ थी, वो उनको वापस कर दी और उसको नाम दिया वतन जागीर। रिमार्केबली इन मोस्ट केसेस द मुगल्स डिड नॉट ह्यूमिलेट देयर ओपोनेंट्स आफ्टर डिफीटिंग देम। तो ये माना जाता है कि जो मुगल्स थे वो अपने दुश्मन को हराने के बाद उसका ऐसा नहीं था कि उसका मजाक बनाने लग जाते थे। सच बिहेवियर ऑफ द मुगल्स इन्फ्लुएंस मेनी किंग्स एंड चिफ्टेन्स पॉजिटिवली, और ये उनका जो बिहेवियर था ये काफ़ी अच्छा माना गया। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट, वी गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द लास्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा कॉल्ड एन ए अकबरी। तो हमें ज़्यादातर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मिलती है इंफॉर्मेशन, ये मिलती है मुगल अकबरनामा से। इसको हम बोलते हैं एन ए अकबरी। अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल ने ये लिखी थी। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन द बोथ इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो ये मुगल नामा है इसमें इंडियन और पर्शियन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही लिखे हुए हैं। इट स्ट्रेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ एम्परर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी। देन वी हैव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी both civil and military administration. He was assisted by the council of minister। तो किंग होता था सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे ऊपर जो अथॉरिटी होती है सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की वो होता है राजा। ठीक है, और यहाँ पे जो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। देन फर्स्ट वी हैव वजीर। ही लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस। तो वजीर होगा वो फाइनेंस का सारा देखेगा। एंड सदर सुदूर, ही वॉज चीफ advisor in religious matter, minister and grants and donation made by kings and chief judge after the emperor। ठीक है, तो जो सदर सुदूर होते थे वो देखेंगे कि रिलीजियस मैटर क्या है, मिनिस्टर को क्या क्या ग्रांट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और भी जो चीफ जज के क्या होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो देखेंगे सदर सुदूर। देन वी हैव नेक्स्ट इज मीर बख्शी। He looked after the revenue and military administration and Khane-Saman. He attended the needs of royal household. These officials were directly appointed by the emperor. Emperor जो राजा होता था ये इन officials पोस्ट को खुद से वो करते थे, अपॉइंट करते थे। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा एंड प्रोविंसेस। तो पूरे एम्पायर को अलग अलग सूबे में, प्रोविंसेस में बांटा जाता था। ईच सूबा वॉज हेडेड बाय अ गवर्नर, और हर सूबे में एक गवर्नर था कॉल्ड सूबेदार, उसको सूबेदार बोलते थे। द दीवान लुक्ड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ लैंड, रेवेन्यू, टैक्सेस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सूबा। तो दीवान जो होता था एक मतलब टर्म होती है दीवान, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो देखता था कि लैंड रेवेन्यू क्या आ रहा है, कलेक्शन क्या आ रही है ना, और टैक्सेस क्या क्या मिल रहे हैं। ऑफिसर्स लाइक द बख्शी, मिलिट्री पे मास्टर, सरदार, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। तो ये जो यहाँ के बख्शी थे, सरदार थे, ये क्या करते थे, फौजदार, मिलिट्री कमांडर एंड कोतवाल,
टाउन पुलिस कमांडर, असिस्ट द सूबेदार इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंसेस। तो ये सारी पोस्ट सूबेदार को फॉलो करती थी, ठीक है, उसको असिस्ट करते थे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग होगा तो उसमें उसको असिस्ट करते थे वो। द सूबा वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सरकार एंड परगन्स। तो सूबा को भी फिर अलग से सरकार और परगन्स में डिवाइड किया हुआ था। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। आफ्टर द किंग अ मिनिस्टर कॉल्ड मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द आर्मी। तो किंग कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, एंड आफ्टर किंग मिनिस्टर कॉल्ड मीर बख्शी को बोला जाता था एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरा आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। द मुगल आर्मी कंप्राइज्ड इन्फैक्ट्री, क्लेवरी एंड वॉर एलिफेंट एंड आर्टिलरी। तो जो मुगल आर्मी थी उसमें थे इन्फेंट्री थे, कैलोरी थे और एलिफेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें उनमें थी वॉर को सक्सीड करने के लिए। देन मनसबदारी सिस्टम, इट वॉज यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर। तो ये था एक यूनिक सिस्टम जो अकबर के द्वारा लिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसबदार अ पोजीशन और रैंक इन द ऑफिशियल hierarchy. All those who joined Mughal service were enrolled as मनसबदार। तो ये मनसबदार एक ऐसा नाम था, एक ऐसी पोस्ट थी जो अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसमें क्या था कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स हु होल्ड मनसब अपोजिशन और रैंक इन द ऑफिशियल हायरार्की, तो वो ऑफिशियली कोई रैंक को होल्ड कर सकता है। ऑल दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस, जो मुगल सर्विस ज्वाइन करेंगे यानी मुगल्स को जो ज्वाइन करेंगे, वर इनरोल्ड एज मनसबदार, उनको मनसबदार बना दिया जाएगा। दिस वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम था कि किस तरह से वो सैलरी फिक्स करेंगे उनकी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। The rank and salary of मनसबदार were determined by a numerical value called Z। तो जो इनकी सैलरी होती थी मनसबदार की, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिटरमाइन की जाती थी जिसका नाम था Z। द हायर द Z, जितने ऊंचे जाओगे उतना आपको Z मिलेगा, ठीक है। द मोर प्रेस्टिजियस वॉज अ नोबल पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हीज सैलरी, जिसकी ज़्यादा प्रेस्टीज होगी, नोबल पोजीशन होगी, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ड्यूरिंग अकबर रेंस देयर वॉज 29 मनसबदार विद अ रैंक ऑफ 5000 जेट। यानी उस टाइम पे अकबर के टाइम पे 29 ऐसे मनसबदार थे जिनको 5000 जेट मिलते थे। बाय औरंगजेब रेन द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज टू 79। और लास्ट जो औरंगजेब थे उनके टाइम तक ये जो नंबर था ये बढ़ के 79 हो गया था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज, ठीक है। तो ये मुगल्स के लिए इम्पॉर्टेंट था कि मनसबदार को रिक्रूट करना और उनके फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से उनको रिक्रूट करना। नॉट लाइक तुरानीज एंड ईरानीज और तुरानीज की तरह नहीं कि मतलब एक ही कम्युनिटी से जो है अपनी आर्मी को बनाना है। द रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम द इंडियन मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो मतलब वो मिला जुला के सबसे और रिक्रूटमेंट करते थे। दिस वॉज बिकॉज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इंक्लूडेड डिफरेंट रीजन, क्योंकि एम्पायर उनका काफ़ी बड़ा हो गया था इसलिए। द मनसबदार परफॉर्म बोथ सिविल एंड मिलिट्री फंक्शन, मनसबदार को दोनों सिविल और मिलिट्री दोनों फंक्शन करने पड़ते थे, दोनों चीज़ें संभालनी पड़ती थी। अंडर द मिलिट्री फंक्शन ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और क्लेवरी मैन, ठीक है। तो इस मिलिट्री फंक्शन के अंदर वो करते थे सवार करते थे या फिर कैलवरी मैन बनते थे। द कैलवरी मैन वर पीरियोडिकली ब्रॉट द रिव्यू। तो वो जो कैलवरी मैन है वो क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे। द मनसबदार गॉट देम रजिस्टर्ड एंड ब्रांडेड देयर हॉर्सेस। मनसबदार रजिस्टर करेंगे और अपने हॉर्सेस को ब्रांड करेंगे। इट वॉज देन ही रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे कि बाकी जो होंगे उनकी सैलरी बनाएंगे। दे रिसीव्ड देयर सैलरीज जनरली एज असाइनमेंट ऑफ लैंड कॉल्ड जागीर्स। तो उनको सैलरी कैसे मिलती थी कि लैंड मिलती थी उनको, असाइनमेंट ऑफ लैंड असाइन कर दिया उनको, जिनको जागीर बोलते थे। द मनसबदार हैज़ राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट। तो मतलब उनके मनसबदार के पास ये हक था कि उनकी जो असाइन की हुई लैंड है, जो उनको लैंड मिली है, उस पर से वो रेवेन्यू कलेक्ट करें। दे कलेक्टेड इट थ्रू देयर सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स के थ्रू ये करते थे। Then we have revenue system. The tax on the agriculture produce was the main source of income of the Mughal rulers. तो इनके पास सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स था क्या, टैक्स रेवेन्यू। देन पीजेंट्स पेड टैक्स थ्रू जमींदार्स हु वर रूरल इलाइट्स।
तो जो पीजेंट्स थे, वो गांव के जो लोग थे, वो कैसे ज़मींदार के थ्रू अपना टैक्स पे करते थे। ऑल इंटरमीडियरीज between the kings and the peasants, including the local headmen of villages or powerful chieftains, were called zamindars। तो जो राजा के और पीजेंट्स के, राजा और जो गरीब जो गांव वाले हैं, उनके बीच में जो मीडिएटरीज थे, इंटरमीडिएटरीज थे, वो थे कौन? या तो हेडमैन ऑफ विलेज, यानी जो भी गांव का मुखिया होगा वो, है ना, या फिर चिफ्टेंस थे या ज़मींदार थे। इन दिस वे जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स फॉर द किंग। तो जमींदार क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे राजा के लिए। दे वर अ लिंक बिटवीन द किंग एंड द पीजेंट्स एंड दे वर वेरी पावरफुल इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जमींदार काफ़ी पावरफुल थे। अकबर ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी चेंजेस किए। ही रेवेन्यू मिनिस्टर, ही इज रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल introduce a land revenue system that came to be known as टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, तो उनके जो मिनिस्टर थे टोडरमल, रेवेन्यू मिनिस्टर, उसने एक नया रेवेन्यू सिस्टम चलाया जिसका नाम था टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल मेड अ सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, प्राइसेस एंड द एरियाज कल्टिवेटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो उन्होंने एक सर्वे किया कि कितनी क्रॉप ये हुई है, क्या प्राइस हुआ है और कितना एरिया कल्टीवेट किया गया है 10 सालों में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा ऑब्टेन टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो इस डाटा के बेसिस पे जो टैक्स लगाया गया वो कैश में क्रॉप पे लगाया गया। ईच सूबा और प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। हर सूबे को रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड किया गया। एंड दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, और इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त बोला गया। दिस सिस्टम कुड बी कैरिड आउट इन गुजरात एंड बंगाल, और ये गुजरात बंगाल में किया गया। द मुगल्स सेट अपॉन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मुगल्स जो थे उनका काफ़ी अच्छा सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का और इकोनॉमिक का। दे स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी एंड गुड्स। ये सामान पे और सैलरीज पे अच्छा पैसा खर्च करते थे। दिस प्रूव्ड बेनिफिशियल टू द आर्टिसंस, वेल्दी पीजेंट्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर। और इसी कारण से जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, आर्टिसंस थे, काफ़ी ग्रो कर रहे थे। बट द पुअर रिमेन पुअर एंड लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, लेकिन जो गरीब थे वो गरीब ही थे, सिर्फ मुंह से हाथ तक का उनका सफ़र था कि खाया और ख़त्म। बाय द लेट 17th सेंचुरी द मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन स्लोली। धीरे धीरे क्या होने लगा? 17th सेंचुरी तक मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन होने, उनके नकारा जाने लगा। द सर्वेंट गेंड पावर एंड फॉर्म न्यू डायनेस्टीज। अब सर्वेंट्स के पास पावर आने लगी, जो सर्वेंट थे उनके पास पावर आने लगी और नई डायनेस्टीज बनने लगी। इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस ऑफ हैदराबाद एंड अवध वर इस्टेब्लिश बाय 18th सेंचुरी। फिर नई नई प्रोविंसेस बनने लगी हैदराबाद में और अवध में 18th सेंचुरी में। देन वी हैव अकबर फ्रॉम 1556 to 1605। Akbar was one of the most important and famous ruler of Mughal dynasty and also one of the Indian greatest ruler. He is referred as Akbar the Great। तो अकबर को बहुत important ruler माना जाता है मुगल डायनेस्टी का और ग्रेट भी कहा जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was only 13 years old when he became the emperor in 1556। 1556 में जब जलालुद्दीन अकबर राजा बने तो वो महज 13 साल के थे। फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, फादर की डेथ के बाद बैराम खान was appointed as his regent, a person who rules a country when a king or queen is unable to rule। तो बैराम खान को अपॉइंट किया गया उनके रेजेंट के रूप में। जब कोई बच्चा, कोई प्रिंस या प्रिंसेस, किंग या क्वीन नहीं होता है तो उनके एब्सेंस में, और जो टू बी जो किंग है वो छोटा है, माइनर है, ठीक है, तो उसके लिए बैराम खान को अपॉइंट किया गया कि वो वहाँ पे संभालेंगे। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर हिज एसेशन अकबर फेस्ड थ्रेट टू हिज किंगशिप। उनके एसेशन के बाद अकबर को काफ़ी थ्रेट्स मिलने लगे उनके किंगशिप के लिए। वन सच थ्रेट केम फ्रॉम हेमू, a हिंदू मिलिट्री कमांडर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी। तो जो एक थ्रेट उनको मिला वो मिला हेमू से, जो कि हिंदू मिलिट्री कमांडर थे और आदिल शाह सूरी के चीफ मिनिस्टर भी थे। इन 1556 हेमू ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर टेकिंग द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो हेमू ने 1556 में दिल्ली को अपने जीत के और अपने ऑक्यूपाई किया और अपने आप को नाम दिया विक्रमादित्य। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर अंडर द गाइडेंस ऑफ बैराम खान। फिर सेकेंड जो बैटल ऑफ पानीपत था, दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में। बैराम खान ने उनको गाइड किया।
हेमू वॉज डिफीटेड एंड द मुगल रूल वॉज री इस्टेब्लिश, और हेमू हार गया और मुगल रूल फिर से इस्टेब्लिश हुआ। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, अकबर एक्सपेंडेड हीज एम्पायर थ्रू कन्क्वेस्ट एंड अलायंसेज। तो अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया कैसे, कॉन्क्वेस्ट, कुछ जीत कर और कुछ अलायंस करके, लाइक मैरिज अलायंस करके। ही एनेक्स्ड मालवा एंड गोंडवाना, उसने मालवा और गोंडवाना को जीता। चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड द सिसोदिया राजपूत, ठीक है, चित्तौड़ को भी जो मेवाड़ की कैपिटल थी और सिसोदिया राजपूत को भी। फेल इनटू हैंड्स ऑफ द मुगल, जो सिसोदिया राजपूत थी वो भी मुगल के पैरों में गिर गई। द रूल्स ऑफ बीकानेर एंड जैसलमेर एक्सेप्टेड मुगल अथॉरिटी व्हेन चित्तौड़ फील्स, जब चित्तौड़ को लगा कि अब हम जीत नहीं सकते मुगल से, तो बीकानेर और जैसलमेर ने भी हार मान ली। रणथंभौर वॉज कैप्चर्ड सून आफ्टर, फिर रणथंभौर को भी उन्होंने जीता। देन बिटवीन 1570 to 85 अकबर लेड अ नंबर ऑफ मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो बिहार, गुजरात और बंगाल और उड़ीसा में उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन चलाए। इन 1585 till his death in 1605 Akbar further expanded his empire by conquering regions in the north west and Deccan। तो नॉर्थ वेस्ट में और डेक्कन में भी उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीत के और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। इन द नॉर्थ वेस्ट कंधार वॉज कैप्चर्ड बाय सफाविड्स, काबुल वॉज सीज्ड बाय द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम एंड कश्मीर वॉज एनेक्स्ड। तो वेस्ट में भी क्या चल रहा था कि जो कंधार है उसको भी सफाविद्स ने कैप्चर कर लिया और काबुल को भी सीज कर लेगा मिर्ज़ा खान की डेथ के बाद, और कश्मीर को भी कैप्चर कर लिया। इन द डेक्कन बेरार, कंधेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड, और दक्षिण में भी बेरार, कंधेश और अहमदनगर को भी उन्होंने जीता। Towards the end of his reign, Akbar had to face the revolt of his son Prince सलीम, द फ्यूचर एम्पर जहांगीर, ठीक है। और जब उनके मतलब एंड होने का टाइम आया, उनके राज का एंड होने का टाइम आया, तो उन्हें अपने बेटे जहांगीर से उनको काफ़ी कॉन्क्वायर देखने को, रिवोल्ट देखने को मिला अपने बेटे जहांगीर से, जो कि उनके नेक्स्ट राजा थे मुगल डायनेस्टी के। देन राजपूत पॉलिसी, अकबर एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद मेनी राजपूत क्लेन्स। तो अकबर ने काफ़ी मैरिज अलायंस किए, शादी के समझौते किए राजपूत के साथ। ही मैरिज द प्रिंसेस ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर, अम्बेर की राजपूत प्रिंसेस से उन्होंने शादी की, जिसे आज जयपुर कहते हैं। हु वॉज जहांगीर्स मदर, जो जहांगीर की मदर थी। ही गेव द राजपूत हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जिनकी ही गेव द राजपूत हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब उन्होंने शादी के बाद राजपूत गर्ल से शादी करने के बाद क्या किया कि उनको हाई पोस्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन में। अकबर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंडली रिलेशन विद द लार्ज हिंदू पॉपुलेशन। तो वो काफ़ी समझते थे कि कैसे फ्रेंडली रिलेशन बनाने हैं हिंदू पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। एंड हैविंग राजपूत अलाइज मींट गेटिंग हाई क्वालिटी मिलिट्री सपोर्ट। तो उन्होंने कैसे देखा कि कैसे राजपूत से हाई मिलिट्री सपोर्ट के लिए उनको अलायंस करने हैं। राजा टोडरमल, राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह वर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट राजपूत ऑफिशियल। तो ये थे कुछ राजपूत ऑफिशियल जो राजा थे पहले, बाद में उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हाई पोस्ट दी। मैनी राजपूत स्टेट रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर, कई राजपूत स्टेट ने मना कर दिया कि हम अकबर के साथ नहीं मिलेंगे। द राजपूत ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ कंडक्टेड गुएरिला वॉरफेयर इन द ऑर्डर टू रिकवर देयर किंगडम्स। तो मेवाड़ और मारवाड़ के जो राजा थे राजपूत से, उन्होंने वापस से अपने किंगडम को पाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ की। देन महाराणा प्रताप, द किंग ऑफ मेवाड़, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर्स अथॉरिटी इवन दो द फॉर्मर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के राजा, उन्होंने अकबर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इवन दो द फॉर्मर वर डिफीटेड, जबकि जो वो हार चुके थे बैटल में जो कि हल्दी घाटी में हुआ था 1576 में। ही डिड नॉट सरेंडर टू अकबर एंड कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स टिल ही रिकैप्चर्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज किंगडम। तो उन्होंने बिल्कुल भी अकबर को वो नहीं किया कि हम अकबर के अंडर में नहीं जाएंगे, सरेंडर नहीं किया, और अगेन एंड अगेन उन्होंने फाइट की, और जब तक उन्होंने अपने किंगडम का एक मेजर पोर्शन वापस से नहीं पाला तब तक वो लड़ाई करते रहे। मोस्ट ऑफ द हॉस्टाइल राजपूत फैमिलीज एक्सेप्टेड अकबर अथॉरिटी इन द एंड। ज़्यादातर जो राजपूत फैमिलीज थी जिनको हॉस्टाइल कर दिया गया था, जिनको बंदी बना लिया गया था, उन्होंने बाद में अकबर के को माना
दे वर यूजुअली अलाउड टू रिटेन देयर इनहेरिटेड लैंड्स, फिर उनको वापस से जो उनका लैंड था वो वापस किया गया एज देयर असाइनमेंट और वतन जागीर, ठीक है, मतलब उनको उनकी जो भी उनके प्लेसेस थे वो उनको वापस किए गए। द जनरस ट्रीटमेंट ऑफ देयर फ्रेंड्स एज वेल एज देयर ओपोनेंट्स गेन द मुगल्स सम वैल्यूएबल अलाइसेस, तो उनके काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट थे जिनसे मुगल्स के अच्छे अलाइज हुए। देन वी हैव रिलीजियस पॉलिसी, अकबर हैड अ लिबरल आउटलुक वाइल ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स, तो उनका जो आउटलुक था वो काफ़ी लिबरल था जबकि वो एक ऑर्थोडॉक्स थे। मुस्लिम हु रेगुलरली ऑब्जर्व्ड हिज प्रेयर ही रिस्पेक्टफुल ऑल रिलीजन, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के बाद भी वो मतलब अपने प्रेयर्स को करते थे लेकिन फिर भी सब रिलीजन की वो रिस्पेक्ट करते थे। हिज हिंदू वाइफ्स एंड मेंबर ऑफ हिज कोर्ट लाइक बीरबल वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, जो इनकी हिंदू वाइफ थी लाइक जिसका नाम जोधा बाई रखा था और जो उनके दरबार में बीरबल थे वो अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री थे। ही अबॉलिश द तीर्थ पिलग्रिम टैक्स एंड देन द जिजिया टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम, तो उन्होंने तीर्थ टैक्स जो था उसको हटा दिया, पिलग्रिम टैक्स और जिजिया कर जो लगाया जाता है नॉन मुस्लिम्स लोगों पे लगाया गया था उसको भी हटा दिया। दिस इंश्योर्ड गुड रिलेशनशिप विद द हिंदू के साथ उससे काफ़ी अच्छे रिलेशन बने। ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग द प्रिजनर ऑफ वॉर टू इस्लाम एंड सेड टू हैव प्रैक्टिस इन सर्टेन हिंदू फेस्टिवल्स सच एज होली, दीपावली एंड रक्षाबंधन, तो उन्होंने जो अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग द प्रिजनर्स, जिन हिंदुओं को फोर्सिबली इस्लाम कबूल कराया गया था उन्होंने उनको ये इंश्योर किया कि वो जो भी उनके हिंदू फेस्टिवल्स लाइक दिवाली है होली है उनको वो मना सकते हैं। अकबर बिल्ट द इबादत खाना द हॉल ऑफ वर्शिप, उन्होंने इबादत खाना बनाया जहाँ पे वो लोग प्रे करते थे एट फतेहपुर सिकरी में टू होल्ड डिस्कशन ऑन फेथ साइंस नेचर एंड हिस्ट्री, ठीक है, और उसमें सारे डिस्कशन होते थे लाइक फेंस के, साइंस के, नेचर के, हिस्ट्री के। ही इन्वाइटेड द उलामाज, ब्राह्मिन्स, क्रिश्चियंस, मिशनरीज एंड बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स फॉर ज़ोरोस्ट्रियन एंड टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, तो वो ऑल द जो रिलीजन्स थे ना उनके जो पढ़े लिखे लोग थे उनको बुलाते थे वहाँ पे डिस्कशन के लिए। अकबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डिस्कशन टू क्रिएट अ फेथ कॉल्ड दीन इलाही और द तौहीद इलाही डिवाइन फेथ। इट वॉज जस्ट द ऑर्डर ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस सुलह कुल। अकबर वॉज हेल्प बाय अबुल फजल इन गवर्निंग हीज एम्पायर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल प्लेस, तो वो चाहते थे कि सब जगह शांति हो, सब लोग खुश रहें। देन दिस पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल, तो उनकी यही पॉलिसीज जहांगीर जो उनके नेक्स्ट सक्सेसर थे और उनके जो उसके बाद जो थे शाहजहां, हम सब जानते हैं शाहजहां को है ना, तो उन्होंने भी इन पॉलिसीज को फॉलो किया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सम ऑफ द अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंक्लूड डिवाइडिंग हिज एम्पायर इनटू 12 प्रोविंसेस व्हिच वर further subdivided into easier administration, तो उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके थे कि उन्होंने अपने एम्पायर को 12 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था और उसके बाद फिर सब डिवाइडेड उनको किया हुआ था। ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम विच गेव मिलिट्री रैंक्स टू सिविल ऑफिसर, तो इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को सपोर्ट किया जिसमें था सिविल ऑफिसर्स को मिलिट्री रैंक्स देना। ही गॉट रिड of the powerful officers of the wazir so that ultimate control would be with the emperor and Akbar gave land grants to religious scholars and institution and also contributed to reform in revenue collection and assessment, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया और अल्टीमेट कंट्रोल रखा, वजीर्स को कंट्रोल दिया मिलिट्रीज का, ठीक है, ताकि डायरेक्ट वो एम्पर के कंट्रोल में रहे और बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को लैंड गिफ्ट करते थे, ठीक है, उनको गिफ्ट्स देते थे। देन वी हैव कल्चरल कंट्रीब्यूशन, अकबर commissioned the translation of many Sanskrit works like in Ramayana, the Mahabharata, Leelavati and Yoga Vasisht into Persian, तो अकबर कमीशन ने ट्रांसलेशन किया संस्कृत का संस्कृत वर्क्स लाइक रामायण का, महाभारत का, लीलावती और योगाविष्ट को पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट किया। द नवरत्नस, द 9 जम्स, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना एंड मुल्लाह दो प्याजा एंड फ़कीर आजिउद्दीन बिलोंग टू हिज कोर्ट एंड अकबर डाइड इन 605, तो ये उनके नवरत्न थे जो उनके कोर्ट में बैठते थे। अकबर इज स्टिल एडमायर्ड एज एंड रेफर्ड टू एज ग्रेटेस्ट मुगल किंग एवर, तो अकबर को सबसे ग्रेटेस्ट मुगल किंग माना जाता है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस
His reign come from the work of अबुल फजल। तो अबुल फजल ने जो लिखा वहाँ से पता चलता है उनके काम के बारे में। He was one of the Akbar closest friend and was commissioned by Akbar to write a history of his reign। तो वो अकबर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे और हिस्ट्री भी लिखी उन्होंने उनके राज के बारे में। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री द अकबरनामा, उन्होंने 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम मेंशन अकबर एंसेस्टर, सबसे पहले था अकबर एंसेस्टर जिसमें मेंशन था, वाइल द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड्स इवन ड्यूरिंग आफ्टर अकबर रेंस। ठीक है, तो अकबर के राज्य के दौरान जो लिखा वो उन्होंने सेकंड में लिखा था। थर्ड वॉल्यूम द एन अकबरी डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, और एन अकबरी में बताया गया कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी, रेवेन्यू, हाउस होल्ड एंड द जोग्राफिक ऑफ द एम्पायर। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। देन वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर फ्रॉम बदौनीज वर्क। तो उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी अकबर फ्रॉम बदौनी वर्क से, अकबर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। एंड मुंतखाब उत तवाहिरिक सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, और तारीख है बिदौनीज हिस्ट्री। दिस 3 वॉल्यूम वर्क इज़ द जनरल हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, ये मुस्लिम ऑफ इंडिया की जनरल हिस्ट्रीज़ हैं। एंड द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन एन अकाउंट ऑफ बाबर एंड हुमायूं, पहले वॉल्यूम में लिखा है बाबर और हुमायूं के बारे में। द सेकेंड वॉल्यूम डील्स एक्सक्लूसिवली विद अकबर रेंस अप टू 1595। तो उन्होंने लिखा है, सेकंड में लिखा है अकबर के राज के बारे में 1595 तक का। दिस वॉल्यूम इज फ्रैंक एंड क्रिटिकल अकाउंट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, पर्टिकुलरली हिज रिलीजियस मेजर एंड कंडक्ट। द थर्ड वॉल्यूम डिस्क्राइब द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मुस्लिम रिलीजन फिगर्स, scholars, physicians and poets. Then you have keywords, alliances and arrangement between 2 countries, and Watan Jagir, land gave to the Mughals minister as salary. So, Mansabdari grading system of the Mughals to determine a person's rank, salary and military responsibility. Then we have points to know. The foundation of the Mughal Empire were laid by Babur after he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat 1526. We get information about Babur from the autobiography of the Babarnama. Sher Shah Suri was the founder of the Suri dynasty. The second battle of Panipat 1556 was fought between Hemu and Akbar under the guidance of Behram Khan, in which Hemu was defeated and the Mughal rules was re-established. Akbar built the Ibadat Khana, the hall of worship at Fatehpur Sikri, to hold discussion on faith, science, nature and history. He was influenced by these discussions to create the Deen-e-Ilahi or Tawheed-e-Ilahi divine faith. Then the Navratans, 9 gems, belong to Akbar's court, and Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar's reigns, the Akbarnama. The Mughals had a centralized administration where the king controlled the entire administration. The Mansabdari system was introduced by Akbar. The term Mansab means military rank or position. The Mansabdars received their salaries in the form of Jagirs, and they had the right to collect the revenue from their Jagirs. The system of assessment of revenue based on measurement of land was known as Jabt, and the land whose revenue went directly to the royal treasury were known as Khalisa. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.